प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। CMPC यूट्यूब चैनल आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही ग्रेड के लिए आपको मैथमेटिक्स के कोर्स और उस कंटेंट को अच्छी तरह से प्रोवाइड करने का काम कर रहा है लगातार। अब मैं आज जो इस CMPC चैनल पर जो लेक्चर आपके सामने ले रहा हूँ वो है अपने AP, GP और HP यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इन तीनों से जुड़े मैराथन क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये एक लास्ट लेक्चर है इस AP, GP का, तो आप इसको ज़रूर देखें। अगर ये नहीं देखा तो वास्तव में आपने कुछ भी नहीं देखा, तो इसलिए आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक जो मैं लेता हूँ टॉपिक, तो उसमें मैं सरल से कठिन की तरफ क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है और इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है, अपनी नौकरी के प्रथम 3 महीनों के लिए एक व्यक्ति रुपये 200 प्रति माह बचाता है। 3 महीने के लिए तो वो 200 बचाता है, पहले महीने में 200 रुपये, दूसरे में 200 और तीसरे में 200, और उसके बाद के प्रत्येक महीने पिछले मास की बचत से वह रुपये 40 अधिक बचाता है। ठीक है ना, मतलब ये बात अलग हो गई। अब ये 3 महीने के बाद में चौथे महीने से ये हर बार ये 40 रुपये की बचत कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपके डी का मान, सार्व अंतर का मान, ध्यान रखना। और ये कह रहा है कि नौकरी आरंभ होने के कितने महीनों के पश्चात उसकी कुल बचत इतनी होगी, यानी 11,040 रुपये होगी। आपके पास चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ सवाल समझने की बात है, इस 200 रुपये के हिसाब से 3 महीने के, तो 3 दूनी 600 रुपये तो पहले से अलग हो गए। ये तो आपके इसमें मतलब पहले से ही है ये। अब यहाँ पर 40 रुपये अधिक के हिसाब से यहाँ से वह उसकी AP शुरू हो रही है। तो आप देखें इसने क्या किया, मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि जो पहले 3 महीने के लिए तो 200 रुपये हो गए, तो हमारे पास कुल महीने कितने हो जाएंगे। मान लो अगर n महीने माना जाए, n महीने लिया जाए, तो यहाँ पे n+3 महीने हो जाएंगे। तो n+3 महीनों में 3 × 200, ये तो अलग हो गया, प्लस ये आपके पूरा का पूरा SN वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है SN = n/2 2a + n-1 × d। तो n/2 2 × a, यानी कि प्रथम पद जो है आपके कितना हो जाएगा, 40 रुपये अधिक, मतलब इधर 200 रुपये हैं और हर महीने इसके जस्ट पहले कितना था, 200 रुपये था तीसरे महीने में, तो 240, ये a का मान हो गया, और n-1 × d, यानी कि ये आपके सार्व अंतर हो गया, = 11,040 रुपये। अब यहाँ ये 600 रुपये तो उधर माइनस कर दो आप, ठीक है, और इधर ये 600 रुपये इधर माइनस कर दे। आपके जो ये 20n² 220n- ये द्विघात समीकरण बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो ये आपके n² + 11n - 522 = 0 आ रहा है। अब ऐसे टाइम पे क्या होगा कि थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में या तो आप कैलकुलेशन कर लें सीधी सी, या फिर नहीं कर पाते तो आपको रिवर्स चलना पड़ेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा मान है जो मतलब इसमें मतलब काम आ रहा है। तो यहाँ पर आपके ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 18 महीने जो है ये इसके अंदर आ रहा है कुल। तो उस केस में 18 और 21 इन चीज़ों को आपको नज़दीक लेना पड़ेगा। तो यहाँ n = आपके 18 आया, तो आपके पक्की बात इसके अंदर n+ यहाँ लिखा था अपन ने 3 महीने, तो ये n का मान 18 रख दो इसके अंदर, तो ये आपके कुल 21 महीने इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से n का मान 18 और कुल समय आ जाएगा n+3, यानी कि 21 महीने। तो आपके इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो D वाला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा, ज़्यादा इसके अंदर कुछ विशेष बात नहीं है। तो लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 3000 मुद्रा नोट गिनने हैं। माना 90वें मिनट में वह AN नोट गिनता है, ठीक है ना, AN। यदि A1 A2 A10 ये सब बराबर है, यानी A1 से 10 पद तो उसका मान जो है बराबर है, और कितना है 150 हो रहा है। ये कह रहा है कि इसके बाद A10 A11 ये जो है ये सारे AP में हैं। तो
इसके बाद में तो उस केस में ये जब 10 से लेकर के आगे के पद अगर एपी में है और सार्वंतर इसने -2 दी दिया डी का मान, ये कह रहा है उसे सभी नोटों को गिनने में समय कितना लगेगा, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो अब आप देखिए एक एक टर्म को देख लें आप, इसके अंदर समझने की बात जो चीज़ें दे रखी है उसके बेस पे। तो आप देखिए ये जो कह रहा है कि 10 मिनट में गिने के नोटों की संख्या, 10 मिनट की बात करें अगर शुरू में, क्योंकि 10 पद है हर पहला पद भी 150, दूसरा भी ये है, तो 10 मिनट के अंदर कुल वो 1500 नोट गिन लेगा। अब अगर 3000 नोटों को गिनने में की बात करें तो 3000 नोट गिनने के लिए अगर अपन टाइम मान लें n, ठीक है ना, n समय लग रहा है उसको, तो उस केस में टोटल 3000 है, तो इसलिए हमने n पदों के योगफल को इसके अंदर यूज़ कर लिया है, यानी n/2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3000। अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। यहाँ 148 कैसे आया, यानी आपके इधर जहाँ से, यानी a10 कितना होगा, ये आपके एक तरह से प्रथम पद हो गया है, क्योंकि ये तो सारे 150 हैं, तो ये अगर प्रथम पद है, ठीक है ना, तो प्रथम पद a10 कितना होगा, 150 में से सार्वंतर कम कर दो, मतलब सार्वंतर जोड़ दो इसके अंदर, है ना, 150 में, तो -2 इसमें अगर जोड़ा तो 148 आ जाएगा। इसलिए ये आपके प्रथम पद जो हुआ वो a, वो आपके कितना हो गया 150 प्लस और -2, तो ये आपके कितना बन गया 148। अब इसको आप आगे बढ़ा दें, बस कुछ नहीं, उसके बाद तो सिंपल सा काम हो गया। सेम वही द्विघात समीकरण बन रही है इसके अंदर n में, तो n के 2 मान आ रहे हैं। अब यहाँ 34 मिनट, 125 मिनट, 135 मिनट और 24 मिनट, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर आपके यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, 125 अगर करते हैं तो पहले से ही आपके पास में देखिए यहाँ इसमें क्या किया कि टोटल इसने 10 + 24 किया है, ध्यान रखना। अगर ये 10 + 24 इसके अंदर क्यों किया, क्योंकि यहाँ समझने की बात जो है वो है कि यहाँ 10 मिनट के अंदर आपके 1500 नोट गिन रहा है, ठीक है ना, तो फिर 125 के अंदर 1500 तो पहले हो गए, टोटल 3000 हो गए, तो उस केस में 125 ये यूज़ करता है, तो 10 मिनट में अगर 1500 आ रहे थे 125 में तो फिर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी 20 में डबल हो गया एक तरह से। तो उस हिसाब से ये यूज़ नहीं करके इसने n = 24 यूज़ किया है, और ये इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करें तो ये 34, 10 मिनट इसमें जोड़ दिया इसके अंदर 10 मिनट पहले, तो कुल आपको 34 मिनट इसके अंदर लग रहा है। ये आपके इसके अंदर जो ए वाला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर + 10/3 क्यूब + 14/3 पावर 4 प्लस का अनंत पदों तक योगफल कितना है, 3, 4, 6 और 2। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, और अगर आपको क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर भी करें, ताकि आपको ये जो अच्छी क्वालिटी वाले जो क्वेश्चन है और कंटेंट इन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सभी इसका पूरा फ़ायदा लें। तो आप देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ए से जब भी पद आए तो आप इसको पहले एस = या कुछ मान लें, कि मान लिया जाए ये s = ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया हमने, इसमें एक तरह से इस, क्योंकि सबके नीचे 3 था, तो इसके नीचे भी मुझे 3 बनाना था, तो इसको 3/3 कर दिया जाए एक तरह से, तो 3/3 कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करो, इसको यहाँ से एक 3 जो है वो, मतलब या यूँ कहो कि आप इन सभी के अंदर अगर यहाँ 3 करोगे तो भी बात हुआ कि वही है, और सभी के अंदर 1/3 कर दिया जाए, मतलब डिवाइड कर दिया जाए, और डिवाइड किया तो अब आपके पास में देखिए ये टर्म जो बन गई है 1/3s बन गई, और इधर इस तरीके से बन रही है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो नीचे वाले टर्म को अगर देखा जाए तो ये तो आपके जीपी में दिख रही है, लेकिन ऊपर वाले टर्म जो है गड़बड़ हो रही है। यहाँ 3 से डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म सेट नहीं हो रही। तो यहाँ जैसे ऐसा करोगे उसके बाद आप इस दोनों को माइनस कर लें, घटा लें, ठीक है ना। तो अगर आप घटाते हैं तो यहाँ तो बचेगा 2/3s, और ये 1 - 1/3, और बाकी के पद पूरे जो है सबके अंदर 4/3 स्क्वायर, 4 ये आगे से आगे इस तरीके से चलता रहेगा। ये 4 अगला पद आएगा 4/3 पावर 3, 4/3 पावर 4, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें,
ये यहाँ पर इधर तो सेम टर्म बच गई, यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी जो है आपके 1 - 1/3 बन रहा है इस तरीके से। तो यहाँ समझने की बात ये कि ये एक बन गई है आपके अनंत गुणोत्तर श्रेणी, और एस अनंत होता है A/1 - R। तो सार्वनुपात 1/3 हो गया, और यहाँ पर आपके ये 4/3 बन जाएगा पहला टर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म, तो इस हिसाब से आपके ये क्या बन गया, सोल्व कर लो इसको। तो 4/3, 3/2, तो ये आपके 2/3s है ना, 2/3s = 2। तो इससे s की वैल्यू आपके क्या आ गई, 3। और ये आपके ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, इतना सा सिंपल काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसको जीपी तो बनानी पड़ेगी, जब कभी ऐसा आता है तो पक्की बात ये जीपी ही है, और आपको S∞ वाला फॉर्मूला इम्प्लेस करना है। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। धनात्मक पदों वाली एक जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद आने वाले फॉर्थकमिंग 2 पदों के योग के समान है, तब श्रेणी का सार्व अनुपात किसके बराबर है। आर का मान पूछा। आपको पता है कि जो an होता है वो आपके AR⁻n-1 किसके लिए, जीपी के लिए, ठीक है। और अगर इसके ये an है और an+1 अगर अगला पद लें तो ये हो जाएगा ARn। और अगर इसके पहले वाला पद चाहिए, कैसे, जैसे an-1, ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, ARn-2। तो ये इस तरीके से ये पद बनेंगे। तो ये यहाँ जो पूछ रहा है कि प्रत्येक पद जो है आगामी 2 पदों के योग के बराबर है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ARn-1 = ARn+ARn+1। अब इसको अगर आप सोल्व करें, ठीक है ना, ये तो आपके कौन सा पद है, ये आपको पता ही है, ये वाला जो पद है वो कौन सा है, an। ये वाला जो है an-1, और ये जो है an, ये इससे एक कम कर दिया, ठीक है, मतलब इससे अगला वाला ले लो ना एक, ये +1 और ये +2। तो ये इस तरीके से ये आपके पहला, ये आपके ये वाला, और ये है। तो ये प्रत्येक पद जो आगामी इन दोनों के योग के बराबर यूँ कह रहा है, दिस = दिस + दिस। बस इसके अंदर ए तो आपके कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब आपके पास इसके अंदर बचा क्या है, सिंपल सा काम, 1 = R+R²। ये R में एक द्विघात समीकरण बनी जिसको हमने सोल्व किया। तो R की वैल्यू क्या है, √5 - 1/2। आप देख लो, बिल्कुल सिंपल सा काम है ये। तो ये R की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है, सी वाले ऑप्शन में इसके अंदर ये आंसर दे रखे हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि A1 A2 A3 AN हरात्मक श्रेणी में है, मतलब हार्मोनिक है ना, HP, तो व्यंजक A1 A2 + A2 A3 + AN-1 AN का मान क्या होगा। ये आपके पास चारों ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ समझने की बात है कि A1 A2 AN ये सब हरात्मक में है, तो हरात्मक श्रेणी का सीधा संबंध किससे होता है, सब वो होता है समांतर श्रेणी से। तो आप देखिए, जब A1 A2 A3 AN हरात्मक में है यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इनके 1/ यानी इन्वर्स जो होंगे वो, इनके व्युत्क्रम जो होंगे वो AP में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अब हम इससे इनका सार्व अंतर निकालते हैं। तो आपको पता है कि 1/A2 - 1/A1 = क्या होगा, D। और इससे आपके LCM अगर लोगे तो A1 - A2 = A1A2D हो जाएगा। ऐसे ही आगे से आगे आपके पद बनेंगे, ये A2 - A3 तो वो A2A3D बनेगा, और आगे से आगे इस तरीके से ये AN-1 - AN = AN-1 AND हो जाएगा। इसको आप यहाँ छोड़ दें। अब ये कह रहा है कि आप इसके अंदर, अच्छा ये आपको पता है कि 1/AN होता है 1/A1
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसको आप इधर शिफ्ट कर लें तो 1/an माइनस 1/a1 क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। ये इसके अंदर अपन ने कर भी रखा है ये। तो आपके इस तरह से इसकी डी की वैल्यू इससे आ गई। ठीक है, अब हम क्या करें, इधर आप देखना जो टर्म ये लिखी थी हमने, क्योंकि यहाँ इन सब का 2 का योग पूछा, देखो आप 1 2 2 3 3 4, ठीक है नहीं है। तो यहाँ क्या किया इसने, पहले a1 माइनस an निकाला है, ठीक है ना, a1 माइनस an इससे, तो वो क्या हो जाएगा d इंटू a1 a2 प्लस a2 पर a3 प्लस इस तरीके से। और इधर आपको मालूम है कि ये a1 माइनस an जो है d की जगह अगर ये पुट करो वैल्यू तो ये टर्म आपके पूरी उड़ जाएगी। अब आपके पास ये बचेगी तो इधर 1 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसको भेज दो ऊपर और इसको आ जाओ आने दो इसके नीचे। तो ये आपके इस तरीके से इसमें ये आपकी टर्म बन रही है। तो इसके अंदर इसने जो पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा राइट, तो आप देख लो इसके अंदर a1 an n माइनस वन कौन सा है, ये डी वाला जो ऑप्शन है वो आपके इसके अंदर करेक्ट है। ये बिल्कुल एकदम सिंपल काम है, तो आप इसको इस तरीके से समझ लें पूरे क्वेश्चन को, फिर लास्ट तक जो इसकी स्थिति है बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको निपटा सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि log a प्लस सी log c माइनस a log a माइनस 2b प्लस सी समांतर श्रेणी में हो तब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, इसने जैसे ही ये अगर बात कही है तो हम इसके अंदर, आपको पता है कि ए बी सी अगर AP में है तो आपको पता है कि ये 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, ठीक है। तो उस केस में ये जो टर्म बनेगी ये आपके पूरा b हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 log c माइनस a इक्वल टू log a प्लस सी प्लस log a माइनस 2b प्लस सी हो जाएगा। बस अब इसके अंदर ये तो पावर में चला जाएगा n log m से, और ये log m प्लस log n बनेगा। तो अब आपके पास में सीधा सा काम हो गया है, आप देख लो सेम यही काम किया है, 2 log c माइनस a 2b इक्वल टू a प्लस सी कर दिया ये, फिर यहाँ ये पावर में चला गया ऊपर, है ना, log ऑफ m पावर n इक्वल टू log ऑफ n log m हो जाएगा, और ये log m प्लस log n तो log m इंटू n हो गया। अब आपके पास में सिंपल सा काम हो गया, log हटा दिया और इधर से होल स्क्वायर खोला, इधर भी आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये सीधा सा आपके पास में आ गया 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। आप चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 2/b, और ये आप देख लो a प्लस सी अपॉन ac, तो इससे आपके ये क्या आ जाएगा, b की वैल्यू b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो आप कह सकते हो कि ए बी सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या हरात्मक श्रेणी में है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि a1 a2 a3 an ये सारे के सारे आपके AP में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सारणिक आपकी दे रखी है log an प्लस 1 log an प्लस 2 an प्लस 3 an प्लस 4 ये करके 8 तक है, an 8 तक दे रखा है। तो अब आपको इसके अंदर ये बताना कि इस टेबल की वैल्यू क्या होगी, इस सारणिक की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि इसने ऊपर पहले दे दिया आपको कि a1 a2 a3 जो है वो AP में अगर है मान लो, तो उस केस में log an प्लस 1 आगे से आगे जो सक्सेसिव टर्म जो है ठेठ 8 तक है ना, ये भी आपके AP में हो जाएंगे। तो उस केस में जब AP में होंगे तो मैंने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। log an मैंने इसको a लिख दिया, an प्लस 1 a प्लस 2 log, तो ये मैंने सभी की टर्म की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। अपन कर सकते हैं, मैंने log इसके अंदर हटा दिया है, ठीक है ना। तो उस केस में आपके
यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ये ए हटाने के लिए एक हल्का सा ये C2 की जगह C2 माइनस C1 और ये किया है। जैसे ये करूँगा तो इसके अंदर जो आपके ये जो मतलब ये आपके C2 और ये C3, तो आप देख रहे हो कि C2 इक्वल टू C3 और दो कॉलम आपके इसके अंदर इक्वल आ गए हैं। तो उस केस में आपकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप खाली क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लें तो बाकी सारा प्रोसेस सेम वही है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना Sn किसी AP समांतर श्रेणी के n पदों के योग को दर्शाता है। ये कह रहा कि S2n इक्वल टू 3Sn, ये गिवन है आपके पास। तो ये S3n रेशियो Sn की वैल्यू क्या होगी? आपके पास 4, 6, 8, 10 दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है, S2n इक्वल टू इस समीकरण से आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ मैंने ये किया है S2n इक्वल टू 3Sn और मैंने इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। Sn की वैल्यू n/2 2a n प्लस n-1 इंटू डी। तो मैंने देखो दोनों तरफ ये वैल्यूज़ रख दी, यहाँ 2n है तो 2n और अंदर 2n-1 और यहाँ n/2 और n-1। दोनों से मैं n से n उड़ा दूंगा, 2 से 2 भी उड़ा दूंगा, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई किया, इधर 3 का किया और ये सिंप्लीफाई होते ही आपके ये -2a प्लस एन डी प्लस डी आ जाएगा। इससे 2a की वैल्यू n-1 इंटू मतलब ये आ जाएगी, या एक तरह से 2a इक्वल टू एन डी प्लस डी आ जाएगा। ये वैल्यू है हम यूज़ करेंगे कहाँ पर? इसके अंदर S3n इस टू Sn। तो S3n/Sn क्या बनेगा? 3n/2 2a प्लस 3-1 इंटू डी और नीचे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ इनके अंदर कुछ नहीं करना, जो इधर बाहर वाले जो कट काट दो और यहाँ खाली 3 बचेगा, n/2 तो कट गया और इधर 2a की जगह आपको क्या रखना? एन डी प्लस डी रख देना। बस ये जैसे इसको सोल्व किया तो डी तो कॉमन कट जाएगा आपके, ठीक है, और बिल्कुल ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? ये आप देखिए सिंप्लीफाई हुआ और 12 एन डी पर 2 एन डी, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई इसकी? 6। बिल्कुल सिंपल सा काम, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है ABC GP में है, गुणोत्तर श्रेणी में, और ये कह रहा कि 4A 5B और 4C ये समांतर श्रेणी में है। और वो कैसे है कि ये इस तरीके से AP में है कि जहाँ A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होना चाहिए? 70। तो ये B का मान पूछ रहा है। देखिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा काम है, हम पहले इसको यूज़ करेंगे तो B² इक्वल टू AC यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, जो हमने यूज़ कर लिया है। और इधर ये जो है किस में? AP में है, तो ये आपके 2B इक्वल टू A प्लस C मैंने यूज़ कर लिया, यानी कि 5B इक्वल टू A प्लस C कर लिया। तो ये 2A प्लस 2C आ जाएगा। फिर A प्लस B प्लस C आपके 70 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा। सबको 2 से कर दिया, देखो 2A 2B 2C। अब 2A प्लस 2C को क्या लिख दिया? 5B, ठीक है। तो ये 5B प्लस 2B 7B और इधर 140 है, तो आपके B इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। ये आपके बिल्कुल यानी इसके अंदर ये D दे रखा है इसके अंदर ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो लीजिए आपकी बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, एक त्रिभुज ABC में R1 R2 R3 हरात्मक श्रेणी में हो तो ABC होंगे, AP में, GP में, HP में या कोई नहीं। देखिए त्रिभुज के गुणधर्म है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये अंतःवृत्त और परिवृत्त से संबंधित जो है वो है, आपने शायद ये चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री जब लूँगा अलग से पूरा तो उसके अंदर ये चीज़ें क्लियर करूँगा। यहाँ क्या है, इसने कह दिया कि R1 R2 R3 किस में है? HP में। तो उस केस में आपके 1/R1 R2 R3 1 में करोगे तो किस में हो जाएगा? AP में। अब आपके यहाँ क्या किया देखो आप, S माइनस A अपॉन डेल्टा, S माइनस B अपॉन डेल्टा, S माइनस C अपॉन डेल्टा। मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी जानकारी के लिए, ये R1 इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस C। ये डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखा जाता है उसकी भुजाओं के रूप में, जो हीरो सूत्र अपन यूज़ करते हैं, S इंटू S माइनस A
एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। और इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले और यूज़ कर रखे, मैं भी सारे इसके अंदर यूज़ नहीं करूँगा, आपको जनरल जानकारी बता दिया मैंने कि ये डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये एस माइनस ए अपॉन डेल्टा ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। और उस केस में आपके ये डेल्टा 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 सब हटा दो, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में, ये आ गया। और उसके बाद में अगर ए बी सी को इनमें से कुछ भी अगर घटा लो, सबको अगर एस में से घटा दिया तो मैं वापस बिना घटाए लिख देता हूँ, तो वो भी आपके एपी में ही होंगे। तो ये आपके बिल्कुल सिंपल काम है, आपकी ये समझ में आ गई होगी बात, हमारे ये एबीसी जो है एपी में हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि log 2 log 2 log 2 और इनके बेस सबके अलग अलग है 3, 6, 12। ये कह रहा कि ये एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे या फिर कोई नहीं। तो हमें पहली बात थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया कि 1 में लेकर के इनको 1 log 2 6 और 1 log 2 3 इक्वल टू 1 करके घटा दिया। ठीक है, ऐसा करने से देखिए या तो ये एपी या एचपी जैसा लगता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो ये log 2 6 बन जाएगा। अगर 1 करोगे तो इसको अपन log 6 3 और बेस 2 2 बना दिया इनके, ये अपने समझने वाली बात है। तो जैसे ही ये बनाओगे तो अब आपके ये क्या बन जाएगा, log 2 तो दोनों में सेम हो गया और log m माइनस log n 6, यानी कि ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मान आपके कितना आ गया 1। अब आप क्या करें, वापस मतलब इसको सेट किया, देखो 1/log 12 1/log 6 वाला 2 तो रखा, यहाँ पर भी अपने को बेस सेम करना पड़ेगा, तो ये उल्टा करके ये इस तरीके से निकाला है। ठीक है, सेम प्रोसेस हो गया वही। तो इसके अंदर भी आपके देखो 1 आ गया। जब दोनों का सार व अंतर बराबर आ रहा किसका, इनको इसने 1 में किया है देखो आप, तो उस केस में अगर 1 में करके सार व अंतर निकाला है तो उस केस में दोनों का सार व अंतर बराबर आ रहा है, तो 1 में हमारे जो ये सीरीज होगी वो कौन सी होगी, एचपी, जो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही टेक्निकल है। ये कह रहा कि यदि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है और log x माइनस log 2y log 2y माइनस log 3z और log 3z माइनस log x किस में है, एपी में, तब ये कह रहा कि ये एक्स वाई जेड जो भुजाएं हैं वो किस प्रकार के त्रिभुज की है। तो जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं उन्हीं को लेना पड़ेगा। वैसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर पाना मुश्किल लग रहा है, तो इसकी ज़रूरी सूचनाएं हमें डालनी ही पड़ेगी। हमने पहले इसको एक्स वाई जेड को जीपी में लेकर के वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड ले लिया। फिर हमने एपी वाली बात ली, अगर ये तीनों एपी में है तो आपको मालूम है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये कर दिया a प्लस सी, और ये 2 को यहाँ अंदर दोनों का यहाँ क्या किया, देखिए आप 2 को जो साथ में लेकर के और यहाँ टर्म को सेट किया है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ ये जो टर्म आ रही है log 3z माइनस log 2y, ये कर दिया इसके अंदर। मतलब यहाँ जो है एक जनरल कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3z इधर भी आ रहा, 3z इधर भी आ रहा, 2y इधर भी आ रहा, 2y इधर भी आ रहा, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। और इससे आपके z इक्वल टू क्या आ गया, 2y/3। फिर आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, तो आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और जेड की जगह 2y/3 पुट कर दें, तो वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x/3। अब आप देखिए इसके अंदर मैंने इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया है, यहाँ z इक्वल टू 2/3 2x/3, तो इससे आप z की वैल्यू क्या आ गई, 4x/9। तो अब यहाँ पर क्या किया कि दो को हमने x व z को जोड़ के देखा है। यहाँ जब x व z तीनों की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई है, तो हमने x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स निकाला। तो ये आप देखो कि 5x/3 जो तीसरी भुजा से ज़्यादा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है। कोई सी भी दो भुजाएं ले ली, वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आ रहा है, ये देख लो तीनों में तीसरे से ज़्यादा आ रहा है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तभी वह त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ ये तो तय हो गया कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला है कोस ए। देखिए आपको पता होगा कि त्रिभुज से संबंधित कुछ गुणधर्म है, कोस ए, कोस बी
कोस सी। जब इसकी भुजाएं, इसके जो शीर्ष है ए बी सी, तो उस केस में कोस ए जो होगा वो आपके हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही कोस बी की बात करें तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कोस सी में जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये 3 फॉर्मूले, अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, तो आपको ये जो है फॉर्मूला याद रखना है। इसमें से एक फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है कोस ए, ठीक है। तो इसमें कोस ए की वैल्यू निकाली और ये कोस ए की वैल्यू आ रही है -29.40, 0 से कम है। इसका मतलब ये जो इन एक्स वाई जेड जो भुजाएं हैं वो एक न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की साइड से है, यह भुजाएं हैं। तो इसलिए आपके इसके अंदर सही आंसर आपके क्या हो जाएगा, बी वाला। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीपी में p प्लस क्यूवा पद m है और p माइनस क्यूवा पद n है, तो pवें पद का मान क्या होगा। तीनों ही चीज़ें आप जानते हैं और इनके फॉर्मूले आपको पता है। तो देखिए p प्लस क्यूवा पद और p माइनस क्यूवा पद लिखा मैंने, वो आपके m और n हो जाएगा। तो ये दोनों आपके m और n हो गए। अब इसमें पहले इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके न इससे मैंने r⁴ इक्वल टू m/n निकाला। इससे r की वैल्यू आ गई सारानुपात, और उसके बाद में कुछ भी नहीं किया है, पीवे पद का लगा दिया फॉर्मूला और इसमें r का मान रखा, और इससे हमारे इसकी जो वैल्यू आई वो आपके √n में आ जाएगी, जो आपके इसके अंदर ये सी वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो a/bc 1/c 1/b होंगे। इन तीनों के लिए कहा है, इनमें से किस में होंगे, कौन सी में होंगे। तो अगर ए पी में है तो 2b इक्वल टू a+c हो गया। और अब इसके लिए हम जैसे क्योंकि हमें उल्टा देखना पड़ेगा, तो हमें जब कभी समांतर आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो हरात्मक से होता है, ठीक है ना। तो ज़रूर इन्हीं में से संभावना बनती है, जीपी की संभावना इसमें कम हो जाती है। तो इसको समांतर में लेकर के सेट किया तो आप देखो 2 × 1/a, और इसको अगर सोल्व किया तो आपके पास 2b इक्वल टू a+c आ गया। तो क्लियर आपकी बिल्कुल कि ये जो ए बी सी है अगर समांतर में है तो ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a⁴1/x, b⁴1/y और c⁴1/z तीनों इक्वल है और ए बी सी आपके जीपी में है, तो ये पूछ रहा कि एक्स वाई जेड जो है वो किस में होंगे, एपी जीपी एचपी में। यहाँ आपको पता है कि ए बी सी इन जी पी, तो आपको पता है कि b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ये बन जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ a⁴1/x इक्वल टू ये आपके तीनों दे रखे हैं, तो उस केस में आपके 1/ इसमें सब में log ले लिया तो 1/x log a, 1/y log b, 1/z log c हो जाएगा। अब इससे y/x निकाला तो 1 + log r log a, z/x निकाला तो 1 + 2 log r log a, और ऐसे ही y/x, z/x, और सेम ऐसे ही हमने z/x से मतलब उन दोनों से मैंने सेट किया तो z/x इक्वल टू 1 + 2 × y/x -1 आ रहा, और इससे हमारे आप उसको पीछे वाले से आप कंपेयर करें तो आप देखो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई कर रखा मैंने। और ऐसा करने से आपके ये z इक्वल टू 2y - x आ रहा, तो 2y इक्वल टू x + z, और इससे आपके ये जो है x/z AP में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल काम। तो इस केस में आपके ये जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा, AP में है। देखिए ये क्वेश्चन एक और है, 1/q + r, 1/r + p, 1/p + q समांतर श्रेणी में है, तो आपके इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहली बात तो सब 1/में दे रखे हैं और समांतर में, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये कि इनको ऊपर करके हम कह सकते हैं कि ये q + r, r + p, p + q, 1/ नहीं, ओनली नीचे वाली टर्म ये किस में हो जाएंगी, AP में, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करो, इसमें अपन ने यहाँ डायरेक्ट इसी से कर लिया है 2/, ठीक है ना, दे रखा है समांतर में है, ठीक है। तो मतलब ये AP में है तो वो HP में हो जाएगा, लेकिन HP का जो फॉर्मूला वो एकदम सही नहीं बैठता, अपने थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, तो इसी में रखते हुए इसने ये आपके 2b इक्वल टू a + c कर दिया।
और ऐसा करते ही अगर आप ध्यान से देखें तो सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सोल्व जरूर करना पड़ा है, लेकिन सारे टर्म्स कट गए इसके अंदर। तो क्लियर देखो आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जो है वो, यानी 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किस में आ गया, AP में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी तरह समझ के जाना चाहिए ताकि वहाँ एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सको। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा कि A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में है। तो पहली बात तो समांतर श्रेणी में तो अपन एक काम करते हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A1, फिर आपके पास सभी A3 माइनस A2, और इस तरीके से AN है ना, इसमें ज़रा AN क्या बनेगा लास्ट टर्म, AN माइनस N-1, तो AN माइनस 1 और माइनस AN, ये आपके जो बन जाएगा ये से होगा, है ना। तो ये आपके इस तरीके से ये सारे की सारी चीज़ें आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, डी के सार्वंतर के। अब आपको क्या करना कि इन सभी का परिमेयकरण करना, 1/√A1 प्लस A2, देखो 2 का रूट में इस प्लस कर रखा इसने, तो ये कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। तो आप इसका परिमेयकरण करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, A1 रूट में माइनस A2 अपॉन A1 माइनस A2, फिर यहाँ पर भी A2 माइनस A3 रूट में, ये भी रूट में, और नीचे A2 माइनस A3। तो यूँ करते करते आपके ये जो चलेगा लास्ट तक n तक, तो ये नीचे आपके सब क्या बन जाएगा, नीचे वाला सबका आपके d बन जाएगा। तो ऐसा करने से आपके फाइनल में शॉर्ट में इसको कर रहा हूँ 1/d, और ये जो टर्म बन रही है ये आपके √AN माइनस AN A1, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, और ये हो जाएगा आपके AN माइनस A1 अपॉन आपके ये क्या बन जाएगा AN प्लस √A1 दोनों में, और ये बाहर आ जाएगा इसका D। और इसकी वैल्यू जो इससे हमने पहले निकाल रखी है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में किया है, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए। तो ये हो जाएगा आपके n माइनस 1 इंटू डी अपॉन नीचे d है जो है इसे, और AN प्लस A1 रूट में, तो आपके d से d कैंसिल, तो क्या बचा लास्ट में फाइनल, n माइनस 1 √AN प्लस √A1। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा, जो इसमें डी वाला ऑप्शन दे रखा है ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपके ये AP GP वाला टॉपिक आज मैं इसको पूरा करता हूँ। आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल के साथ साथ में ये CMPC टेलीग्राम चैनल जो है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको लगातार अपडेट्स इसके अंदर मिलती रहे।